सीमा पर है। ठीक है, इसलिए मोमेंटम अपने आप धीरे धीरे बॉडी का कम हो गया है भैया। 7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सही है। तुम लोग तो रजाई के अंदर बैठे होगे सब लोग। यस सर। मैं ही एक नहा धो के बैठा हूँ पढ़ाने के लिए। सही है। झूठ बोल रहे हैं आप। तुम्हें कैसे पता चल गया इतनी बड़ी सच्चाई कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं नहीं हमें कैसे पता सर, आप नहा के बैठे। कॉमन सेंस है भाई, इतनी जल्दी सुबह कैसे नहा सकते घर पे बताओ? ए विकास, अरे मुंह तो धुल लेता रे। चला गया। गाना तो पढ़ते पढ़ते। चलिए भाई शुरू करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन हम पढ़ रहे थे। एक सेकंड, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें जरा, 2 मिनट रुकना। तो पिछली क्लास क्यों नहीं हुई थी? पिछली क्लास क्यों नहीं हुई थी? अगर कारण बताना होता तो अब तक बता न दिया होता। वही बता दीजिए। बेटा सो गए थे, नींद अच्छी आ रही थी। हम तो सोचे खत्म। खत्म कैसे हो गया? हमको 9 बजे नींद खुली। फिर हमने सोचा 9 बजे नींद खुली है तो अब क्या शुरू करें, तो सोचा 1 घंटे और सो लेते हैं। कितने लेक्चर सर इसमें होंगे? बड़ा चैप्टर है बेटा, अभी तो ये कम से कम 3-4 लेक्चर चलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर। कोलिजन पढ़ाएंगे, इम्पल्स पढ़ाएंगे। ठीक। अरे वो मोबाइल मेरा उठा के दे देना तो। चलिए सर क्लास 3 घंटे के लिया करिए। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो यार। अब वही करने वाले हैं। सीधे 3 घंटे क्लास है ना, सुबह 7 से 10। यस सर। वो सही है सर, इससे ज्यादा ना करिए। सर शाम को आप भी क्लास लेंगे? हाँ लेंगे, शाम को क्लास थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे बेटा। कितने बजे? आज शुरू हो जाएगी क्लास, वही 7:30 से 8:30। 2 बजे शिफ्ट नहीं हुई क्या क्लास? 2 बजे से बेटा मेरे पास टाइम नहीं रहता ना, मेरी दूसरी क्लास होती है। जी सर। सर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे। हाँ तभी तो हम कुछ बोल नहीं रहे थे, तुम ही लोग बोले जा रहे थे तो हमने कहा हम क्या बोले। तो कर चलिए तो दीजिए। शुरू करते हैं। बस बस बेटा, आप कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट शेयरिंग। चलिए, तो आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ और अच्छे एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे।
चलिए सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये एक गन सिस्टम है। ये तोप समझ लीजिए। फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखी है। और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। एम मास इसका है, एम इसका है। ये क्या करती है? बुलेट फायर करती है। बुलेट फायर करती है। वी नॉट वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो आपको उस गन की रिकॉल वेलोसिटी बतानी है, स्मॉल वी। ऑल्सो फाइंड एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Actual angle of projection of bullet with respect to ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? गन की जो बैरल है वो थीटा एंगल पे है, बट जब वो बुलेट फायर करेगा तो थीटा पे नहीं जाएगी बुलेट हमारी, है ना? तो बताओ जरा कितने एंगल पे जाएगी?
आओ भाई देखते हैं बच्चों। ये जो बुलेट फायर की गई है बैरल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थी। गोली थीटा एंगल पे फायर करनी चाहिए होगी उसने बैरल ने, लेकिन बैरल के अचानक से पीछे भागने के कारण, गन के पीछे रिकॉल करने के कारण बुलेट की जो ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी होगी वो वी नॉट ना होके उसमें जब हम गन का वेक्टर जोड़ देंगे ये, तब रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। बेटा ध्यान दें जरा। तो वी नॉट का अगर हम एक कंपोनेंट ले लें cos थीटा, एक कंपोनेंट ले ले sin थीटा, तो ग्राउंड के रिलेटिव में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वी नॉट cos थीटा माइनस वी होगा और वी नॉट sin थीटा होगा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी बुलेट की ग्राउंड के रिलेटिव में, वो एक नया एंगल बनाएगी फाई, जो कि थीटा से बड़ा होगा। कैसे कह सकते हो सर? आओ देखते हैं। tan फाई जो होगा ये परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में देखें, वेलोसिटी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी नॉट cos थीटा माइनस वी डिवाइड बाई वी नॉट sin थीटा। अब आप सर वी यहाँ नॉट ध्यान साइन से थीटा अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस वी होगा। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है ना। उल्टा कर दिया अभिनेत्री जी ने, कोई बात नहीं, फंड ज्यादा है क्या मतलब। तो वी नॉट cos थीटा माइनस वी तो देखो भैया, अगर ये माइनस वी ना होता तो ये tan थीटा होता, और ये हमने माइनस वी करके डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा कर दिया है, जिससे ये पूरी संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है। बड़ी होने का मतलब है कि जो फाई है वो बताओ थीटा से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि हम मारना तो उसे थीटा एंगल पे चाहते थे, लेकिन गोली गई कितने एंगल पे बेटा? फाई। फाई पे गई। तो इसलिए अगर 45 डिग्री पे मारना चाहो और कंधे पे बंदूक रख के फायर कर रहे हो, तो सलाह ये दी जाती है कि भैया 45 से थोड़ा नीचे मारना, क्योंकि जब तुम पीछे की तरफ कंधा होगा, तुम्हारा रिकॉइल होगी, तो अपने आप 45 पहुंच जाएगा ना। तो पहली बात तो ये है कि लेकिन हमको वी नहीं पता है। जब वी पता होगा तभी तो हम पुट करके एंगल निकालेंगे। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर सिस्टम हम बुलेट प्लस गन को माने तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले मोमेंटम दोनों का 0 था, रेस्ट पे था, ऑटोमेटिक फायरिंग हुई है, इंटरनल मैकेनिज्म, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। बुलेट का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देखिए, बुलेट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ग्राउंड के रिलेटिव में वेलोसिटी है, और गन के पास है माइनस एमवी। तो ये v आ जाएगा बेटा, v यहाँ पुट कर दोगे तो tan फाई आ जाएगा। ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नोट्स हमारे साथ साथ बनाते जाइएगा, बहुत अधिक समय नहीं देंगे। हो गया। अब कौन आ रहा है?
चलिए भाई, अब आज हम बच्चों बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब ये कौन है? बेटा गोविंद, तुम्हारा नाम इतना बढ़िया नाम है गोविंद, तो तुम इतने गलत काम कर रहे हो, इतना लेट आ रहे हो हैं? बताओ, हम लोग आज 7:45 क्लास स्टार्ट कर दिए थे, इतने बच्चे मन लगा के मेरे से पढ़ रहे हैं, तो तुम बताओ 9:15 आ रहे हो? हद है यार। 8-10 सवाल नहीं हो गए सर, अच्छे। सर ट्रेन से आ रहे थे, सो गए थे, लेट हो गया था, अभी उठे हैं। ओफो, इतना डेडिकेशन, ट्रेन से जाके पढ़ाई कर रहे हो, तब तो तुम्हें सल्यूट कर। कोई नहीं बेटा, एक ही सवाल किया है, आ जाओ। अच्छा, अब बच्चों एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बच्चों हम लोग टू बॉडी ऑस्किलेशन है, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चंस के दूसरे पहलू पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल को सिर्फ ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करेंगे, फिर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम की बात करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान दें जरा। अगर हमारे पास एक m मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और इसे हमने 4v0 वेलोसिटी दे दी है, और इसे भी चलो इसे 2v0 दे दी है, इसे v0 दे दी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? सोचे जरा इस सवाल के बारे में कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा। दोनों सेम वेलोसिटी पे होंगे। करें, सॉल्व करें। सर V0 रूट में 3m/4 के। ओके, आदित्य झुनझुनवाला जी ने आंसर बता दिया है। बच्चों चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को।
इस प्रॉब्लम में बेटा कम से कम बहुत सवाल बनते हैं। आप ये मत समझ लो कि सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में 4 6 8 क्वेश्चन बनते हैं इस पे, फिर एसएचएम में भी हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो सर हाँ, सर ये ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? क्या कहा आपने, हमें सुना नहीं। सर ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ऑसिलेशन मतलब आगे हम पढ़ेंगे ना, ये ऑसिलेशन करती है ना दोनों ब्लॉक से, एसएचएम करती है सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में। एक सेकंड जरा, बैटरी तो कनेक्टेड थी, फिर ये डिस्कनेक्ट कैसे हो गई अपने आप। ऑसिलेशन का मतलब होता है बेटा वाइब्रेट करना बॉडीज का, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेशंस होते हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो हम एसएचएम में करेंगे, है ना। तो हेडिंग डलवानी थी, इस वजह से लिख दिया। यस सर। आओ बेटा देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आओ ये देखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कुछ, दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। सिस्टम क्या है हमारा, अगर हम अपने सिस्टम को मान रहे हैं ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग अगर ब्लॉक मान रहे हैं, तो फिर ये अगर हमारा सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे जरा देख कर बताओ मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। बताओ भाई बताओ। देखो इस वाले बॉडी के एमजी को नॉर्मल खत्म कर देगा, इसके एमजी को इसका नॉर्मल खत्म कर देगा, और जो भी फोर्स होगा स्प्रिंग का फोर्स होगा, जो कि इंटरनल फोर्स हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए। तो क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बेटा? यस। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। भाई वर्क डन करने का काम केवल स्प्रिंग का ही है यहाँ पे, स्प्रिंग के अलावा तो कोई वर्क करेगा नहीं। देखो जरा सोचो, तो जब किसी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं, तब उस पर उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो एक तो ये एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। बताओ भाई। अब बात करते हैं कि मोशन कैसा होगा। अब आप ये देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी 2v0 है, इसकी वेलोसिटी v0 है, तो ये वाला ब्लॉक थोड़ा ज्यादा मूव करेगा, ये थोड़ा कम मूव करेगा। तो स्प्रिंग थोड़ा Yes, sir. खिंच जाएगा, थोड़ा खिंच जाएगा शुरुआत में, ये थोड़ा सा खिंचने लगेगा। समझना जरा बच्चों, इसकी स्पीड v1 हो जाएगी, 3m थोड़ी मास है घट। ओके सर। 3m मास। तो जब ये स्प्रिंग थोड़ा खिंच जाएगा, तो ये ऐसे सिकोड़ने के लिए इस अंदर फोर्स लगाएगा, इस पे इधर लगाएगा फोर्स, क्योंकि वो सिकोड़ना चाहेगा। तो इस पे इधर की तरफ लगाएगा, इस पे इधर की तरफ लगाएगा। तो v1 जो होगी वो घटना शुरू होगी, डिक्रीज होगी, और v2 बढ़ना शुरू होगी। इस शुरुआत में तो v1 ये 2v0 है, ये ज्यादा है, ये कम है। तो जैसे स्प्रिंग ये खींचेगा ये दोनों तरफ से, तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे, और इस पे आगे की लगाएगा, सिकोड़ना चाहेगा ना बेटा। अब फील कर लो। तो v2 की वैल्यू को बढ़ाएगा, इस ब्लॉक की स्पीड बढ़ रही होगी, इसकी घट रही होगी। तो ये 2v0 से घटते घटते ये v0 से बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट ऐसा आएगा बेटा, जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ग्राउंड के फ्रेम से सेम हो जाएगी। ये m है, ये 3m है ना। तो सेम वेलोसिटी हो जाएगी ग्राउंड के फ्रेम में। ये घटते घटते v2v0 से घटते घटते, और ये v0 से बढ़ते बढ़ते कहीं बीच में बराबर हो जाएगी। अब आप ये देखो, लेकिन इसमें ढेर सारा एलोंगेशन हो चुका है बेटा, तो फोर्स अभी भी ऐसे लग रहा होगा।
अभी भी ये वाली वेलोसिटी बढ़ रही होगी और ये वाली वेलोसिटी घट रही होगी। तो अगले ही पल ये वाली वेलोसिटी इस फोर्स के कारण, रिटार्डेशन के कारण और कम हो जाएगी, v से भी कम, और ये वाली v से ज्यादा हो जाएगी। तो अब जब पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी, गौर फरमाना बेटा, जब पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी आगे वाले से, तो पीछे वाली बॉडी आगे वाले के करीब जाने लगेगी। अभी तक क्या था, आगे वाली की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो आगे वाले की वेलोसिटी अगर ज्यादा थी तो दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा था। आगे वाली गाड़ी तेज भाग रही थी, पीछे वाली धीरे धीरे भाग रही थी। भले ही पीछे वाली रफ्तार पकड़े हुए थी, स्पीड बढ़ा रही थी, बट स्टिल जब तक पीछे वाले की रफ्तार आगे वाले से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक पीछे वाली गाड़ी आगे वाले को अप्रोच नहीं कर पाएगी, बल्कि उससे दूर ही होती जाएगी। क्या मेरी बातें समझ आ रही है सभी को? यस सर। तो ये समझने वाली बात है कि यहां तक, इस परिस्थिति तक, इस कंडीशन तक आप देख सकते हो सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली। इस पोजीशन तक ब्लॉक्स के बीच का सेपरेशन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। आफ्टर दिस स्टेट वेलोसिटी ऑफ दिस m ब्लॉक विल बिकम ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे बढ़ जाएगी। एंड ऑनवर्ड्स दिस सेपरेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ये सेपरेशन घटना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके बाद आप कह सकते हो इलोंगेशन और इंक्रीज नहीं करेगा। तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एलोंगेशन इज मैक्सिमम। ये बच्चों मैक्स डिफॉर्मेशन की पोजीशन है। तो अब दो ब्लॉक वाले क्वेश्चन समझो। एक स्प्रिंग से कभी भी दो ब्लॉक बच्चों कनेक्ट कर दे और दोनों एंड पे और दोनों को अलग अलग वेलोसिटी दे दे, तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जिस वक्त मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो या मैक्सिमम इलोंगेशन हो, मैं आपको बता दूं इसलिए ऑसिलेशन होता है, ये इलोंगेशन हो रहा है, आगे चल के कंप्रेशन भी होता है। इस तरह के क्वेश्चन में जितना कंप्रेशन होता है उतना ही इलोंगेशन होता है मैक्सिमम। दोनों ही परिस्थितियों में दोनों की ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। दिस इज अवर फाइनल स्टेट, जिस स्टेट पे हमें कैलकुलेशन करनी है। एंड दिस इज अवर इनिशियल स्टेट जो हमें दी गई है। इन दोनों स्टेट के बीच में हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे सिस्टम का और एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है ना? बाकी इसके लिए मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा, पहले ये मेथड अच्छे से समझ लो। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि पहले मोमेंटम कितना था भैया इसका, राइट में एम वी नॉट, इसका 3m इंटू टू वी नॉट, एम वी नॉट प्लस 3m इंटू टू वी नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस, तो v बराबर होगा 7v0 डिवाइड बाई 4। हाँ भाई, तो ये आ गया 7v0 डिवाइड बाई 4 आ गया। वेरी गुड। अब आ जाता है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, लगा लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, तो सबसे पहले m मास की स्पीड v0 थी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 3m मास की स्पीड 2v0 थी। स्प्रिंग रिलैक्स था। अच्छा, ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल मोशन में कवर मोशन कर रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, ये काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, है ना? बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, और v की वैल्यू ये रख दो और सॉल्व कर लोगे। तो जब v की वैल्यू ये रखोगे और सॉल्व करोगे तो x मैक्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखो करके।
सर अंडर रूट में 13v0 स्क्वायर माइनस 4v² अपॉन के। के की वैल्यू भी रख दो v0 के टर्म में। आ ही रहा हूँ, मैं आंसर देखो निकाल के बता देता हूँ आपको। √3/2 and v0 स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखूं तो ये v0 आएगा 3m/4। 2 से 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा x max की वैल्यू। यस सर, यही आ रहा है √3/2। यस ये सर, x max आए। हाँ, ये x max की वैल्यू आएगी बेटा। यही आ रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। लेकिन पहले आप इस मेथड पे थोड़ी सी पकड़ बना लें। एक क्वेश्चन और करें। ग्राउंड के फ्रेम से एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में मैं एक चीज और जानना चाहूंगा इसी सवाल में, कि इस सवाल में अगर आपसे पूछा जाता कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा होती m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 7v0/4 होती। कितनी वेलोसिटी होती? 7v0/4। तो आप एक चीज गौर कर सकते हो कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो 7v0/4 से चलेगा। एक बात और बताओ जरा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है इस सवाल में वो कितना है? बोलो जरा। 0। भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, 0 है। सेंटर ऑफ मास को कौन एक्सेलरेट कर सकता है? तो वो तो 0 है बेटा, है ना। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का इसीलिए तो कंजर्व है। और ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। तो जरा मुझे ये कमेंट करके बताओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट। यानी सेंटर ऑफ मास लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और वो 7v0/4 के बराबर होगी। तो एक बात और जरा ध्यान से सोच के बताना कि जो v की वैल्यू आई है ये भी 7v0/4 आई है ना। v की वैल्यू जो है वो भी 7v0/4 आई है।
एक सेकंड बेटा, एक फोन कॉल लेना पड़ेगा मुझे। हेलो, हो रही है? क्या लास्ट डेट है? ठीक है, ठीक, कर, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। ओके ओके ओके। ऑटो डिटेक्ट है क्या? बट हर बार तो मैं चेक लगाता हूँ। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि यहाँ पर एक बात बताइए कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्टेट में ये वेलोसिटी जो v की वैल्यू आई वो 7v0/4 है, और अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो तो कांस्टेंट 7v0/4 से चला जा रहा है। तो अगर एक मच्छर बैठा हो सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है मान लो, और यहाँ पर एक मच्छर बैठा हुआ है, तो किसी इंटरमीडिएट, ये तो लगातार 7v0/4 से जा रहा है, पर ये v1 अलग है, ये v2 अलग है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला मच्छर इन दोनों ब्लॉक को देखेगा तो दोनों ब्लॉक मोशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब ये सेंटर ऑफ मास पे जो मच्छर बैठा होगा, बताओ इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 7v0/4। और इस वाले ब्लॉक की भी कितनी है? 7v0/4। इसकी भी कितनी है? 7v0/4। ये तो कांस्टेंट 7v0/4 से चल रहा है। तो बताओ जरा, सेंटर ऑफ मास पे बैठे मच्छर को दोनों ब्लॉक कैसे दिखाई पड़ेंगे? रेस्ट में सर। कैसे दिखाई पड़ेंगे? रेस्ट पे दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है ना? दोनों की वेलोसिटी सेम है बेटा, यस सर। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास पे के रिलेटिव में, प्लीज सुनना बहुत ध्यान से, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में इस वक्त सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज सेंटर ऑफ मास से देखने से ये वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक भी रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। इतनी बात डाइजेस्ट कर लो, आगे कभी यूज करेंगे किसी मेथड में, है ना? सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ये दोनों ब्लॉक स्टेशनरी दिखाई पड़ेंगे, सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम रिलेटिव टू देयर सेंटर ऑफ मास। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, जरा तेजी से सॉल्व करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। इसकी वेलोसिटी 4v0 है, इसकी वेलोसिटी v0 है। अभी स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। फाइंड आउट मैक्सिमम elongation। टू m/3k into 5v0। अंडर रूट में है क्या कुछ? √2m/3k into 5v0। पांडे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? सर थोड़ा जुकाम हो गया। तुम्हारी आवाज तो खनकदार थी पहले। सर जुकाम हो गया था। जुकाम हो गया? अच्छा, बच के रहो भाई, सर्दी बहुत है। रूट में 50m/3k v0। लेट्स सी, लेट्स सी।
इस तरह हम अरे सर्दी क्या प्रचंड सर्दी पड़ रही है भाई। एक सेकेंड at the time of maximum elongation you see this block must be going with velocity v and similarly this block must be going with velocity v। भले ही अपोजिट डायरेक्शन में हो इनिशियल वेलोसिटी बट मैक्सिमम इलोंगेशन के समय तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में ही होगी। अब लेफ्ट होगी कि राइट होगी वो डिसाइड कर लो। देखो इसके पास मोमेंटम ज्यादा था, मोमेंटम तो कंजर्व है और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम राइट में था तो किसी भी मोमेंट पे मोमेंटम राइट में ही होगा। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में नेट मोमेंटम की वैल्यू होगी, राइट। सिस्टम का रिजल्टेंट मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा, है ना। चलो बताओ भाई क्या आएगा। सर 27m/3 के रूट में। अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? मैंने खून कर देना तुम लोगों का। मन लगा के पढ़ाई करो। तो डायरेक्शन फिर से बता दीजिए बेटा इसका मोमेंटम देखो 8 mv नॉट है टुवर्ड्स राइट, इसका mv नॉट है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो 7 mv नॉट है टुवर्ड्स राइट। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब शिवम ये होता है कि किसी भी समय पर मोमेंटम की दिशा वही होनी चाहिए जो इनिशियल है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर तो हमें पता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन के समय दोनों की वेलोसिटी सेम है, या तो दोनों की राइट होगी। अगर एक राइट है एक लेफ्ट है तो फिर मैक्सिमम इलोंगेशन संभव ही नहीं है। फिर कैसे? फिर तो अभी और खींचेगा वो स्प्रिंग। यस सर। मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब ही तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में बराबर हो जाए। बेटा ये किसका माइक है भाई? ऑफ ऑफ कर लो, ऑफ कर लो, है ना। सुन लो मेरी बात, मैं सब बता दूंगा। तो अगर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो अभी तो ये स्प्रिंग खिंच रहा होगा, फिर तो अधिकतम कैसे हो सकता है? अधिकतम एलोंगेशन या अधिकतम कंप्रेशन का मतलब ही यही होता है बेटा कि व्हेन बोथ द ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। अब ये डिसाइड करना है कि दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे कि राइट की तरफ। तो चूंकि मोमेंटम की डायरेक्शन राइट है तो किसी भी मोमेंट पे राइट ही होनी चाहिए। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होगी तो राइट ही होगी ताकि मोमेंटम राइट डायरेक्शन में रहे। बिकॉज इनिशियली राइट था और मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए तो अब मोमेंटम कंजर्व करिए फटाफट। एलएमसी लगाएंगे माइनस एम वी नॉट प्लस ये बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी और एनर्जी कंजर्वेशन इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है, एक के पास इतनी है दूसरे के पास स्प्रिंग रिलैक्स है। ये आप v की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे यहाँ पर और यहाँ पर तो x मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी और इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही होगी। ये 5 2m/3 मैं सॉल्व करके बता सर 50√50m/3 की है। लेट्स सी।
25 mv0 स्क्वायर बाई 3 इंटू 2, तो ये 50 हो जाएगा अपॉन के है। अंडर रूट 50 m डिवाइड बाई 3 के आएगा और बाहर वी नॉट आ जाएगा। ये आंसर आएगा बेटा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। ये वाली v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन एंड फाइनली दिस आंसर। सर एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल जो वी नॉट है वो नेगेटिव में नहीं होगी? हाँ क्या जो कह रहे हो? यहाँ पर जो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है नेगेटिव में नहीं होगी? नॉट का स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगी। अरे पगलाऊ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती बनना। क्या घोर पाप कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी हम कहने ही वाले थे पर हमें लगा ये तो छोटी बात है, कभी कभी कुछ लोग नहीं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्शन होती है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी भले बॉडी नेगेटिव में जा रही है, एनर्जी थोड़ी ना, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना नेगेटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव है। सर चलिए भाई आंसर लिख लीजिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए। यस सर एक वो वाला केस बता दीजिए, जब लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक अगर वेलोसिटी 0 होगी तब क्या सीन होगा? 0 होगी तो क्या सीन होगा, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब सब तब कुछ नहीं होगा, मतलब उसके बाद तो पास आने लगेगा ना ब्लॉक। अरे कुछ नहीं होगा, यही होगा जो होना होगा, उसमें कुछ थोड़े ना होगा। अगर लेफ्ट वाले ब्लॉक की 0 हो, राइट वाले को कुछ दे दो वेलोसिटी। नहीं सर, इस वाले केस में जैसे जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो अगर लेफ्ट वाला कम वेलोसिटी था वो 0 हो जाता। हाँ तो उसके बावजूद भी जब लेफ्ट वाले की 0 होगी और राइट वाला सोचो किसी वेलोसिटी से, ऐसे ये फोटो है किसी समय मूव कर रहा होगा, तो अभी भी तो ये सेपरेशन तो बढ़ ही रहा होगा, मैक्सिमम कैसे हो सकता है? समझ गया सर। फिर ये धीरे धीरे राइट की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा, इसकी और कम होगी, इसकी बढ़ेगी, और एक समय दोनों की जब वेलोसिटी सेम होगी, एक्स तो तभी मैक्सिमम होगा ना बेटा। ठीक है सर, ओके सर। क्योंकि वो लेफ्ट 0 होने के बाद उसके राइट में तो जाने लगेगा, लेकिन तब भी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना आगे वाले की। जब तक बराबर वेलोसिटी नहीं हो जाएगी तब तक रिलेटिवली तो अप्रोच कहाँ, सेपरेशन होगा रिलेटिवली, है ना। अगर मान लो तुम्हारा दोस्त कार से आगे जा रहा है, तुम पीछे जा रहे हो, और भले ही तुम कार की रफ्तार बढ़ा रहे हो, भले ही तुम उसकी तरफ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा आगे वाला दोस्त जब तक तेज चलेगा तब तक तुम उससे दूर होते जाओगे ना बेटा। जब तुम तेज चलोगे वो धीरे धीरे चलेगा, तब तुम उसके पास पहुंचोगे, करीब पहुंचोगे, तब सेपरेशन कम होना शुरू होगा। तो बच्चों एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो इससे जाके सॉल्व किए जाते हैं। जब हमारा बस नहीं चलता इस चैप्टर में ग्राउंड के फ्रेम में, तब हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसे हम सी फ्रेम भी कहते हैं, सी फ्रेम। और ये बहुत ही शानदार फ्रेम है, बहुत ही खतरनाक फ्रेम है। आइए देखते हैं। कई बातें मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बातें मैं डायरेक्टली लिख दूंगा जिनकी प्रूविंग की आवश्यकता नहीं, कुछ बातें प्रूफ भी कर दूंगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किसी सिस्टम का मोमेंटम होता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स होता है टोटल मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, ये दो इक्वेशन बहुत ही फेमस है, न्यूटन सेकेंड लॉ और फॉर ए सिस्टम, और ये सिस्टम का मोमेंटम। अब अगर हम कहें कि रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ध्यान समझना, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास itself will be at rest। अगर सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के देखोगे किसी भी सिस्टम के, तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में जाओगे तो वो तो रेस्ट पे आ जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास के ही रिलेटिव में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये कंफर्म्ड बात है। यानी कि सिस्टम का मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होता है वो हमेशा 0 होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में मोमेंटम ऑलवेज 0 होता है, हमेशा 0 रहेगा, कभी नॉन 0 नहीं होगा। क्योंकि किसी भी मल्टीपल ब्लॉक या सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में मोमेंटम हमेशा 0 रहता है, इसलिए ऑलवेज कंजर्व रहता है। मतलब कोई पूछे कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता हो, बिना कुछ सोचे समझे, तो तुम कह सकते हो सर सेंटर ऑफ मास ही वो फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में न सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है बल्कि 0 होता है। क्योंकि देखिए, मोमेंटम है टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खुद सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में 0 होती है। इसलिए अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 0। इसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स भी किसी भी सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में एक्सटर्नल फोर्स भी हमेशा 0 होंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 होगा सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में। तो ये दो बातें बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही लजीज और टेस्टी है, बहुत ध्यान से इसको समझ के और याद रखना है। ठीक है, लिखते चलो थोड़ा थोड़ा, फिर मैं आगे कहानी को बताता चलता हूँ। लिखते चलो भाई। सर आज कब तक क्लास लेंगे? आज बेटा क्लास होगी 10:27 तक। केमिस्ट्री क्लास भी होती है? 10:30 से होगी ना वो तो। यस सर। हाँ, 3 मिनट पहले छोड़ देंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। चलो भाई, तो कहानी को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमने क्या सीखा? दो चीजें हमेशा 0 होंगी, एक तो मोमेंटम 0 होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जल्दी से यस सर बोलो, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
यस सर। अच्छा बताओ, अगर एक क्वेश्चन बताओ जरा, दो बॉडी है, रामू और श्यामू, दो आदमी है, और रामू का मोमेंटम अगर 50 आई कैप है सेंटर ऑफ मास, उनके रामू और श्यामू के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रामू का मोमेंटम 50 आई कैप है, तो श्यामू का मोमेंटम कितना होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में? -50 बताओ भाई कितना होगा? -50 अबे तुमसे नहीं पूछ तो रहा, फिर से बोल दीजिए। बता। रामू और श्यामू दो आदमी हैं, दोनों का एक सिस्टम है, और दोनों के सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में रामू का मोमेंटम 100 आई कैप है, तो श्यामू का मोमेंटम कितना होगा सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में? -100 आई। -100 आई कैप होगा। फिर क्या सीखा तुम लोग, बता नहीं पा रहे हो? अबे जब नेट मोमेंटम 0 ही होना है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो एक का 100 आई कैप है तो दूसरे का 200% -100 आई कैप होगा। सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है ना, कि रामू का मास कितना, श्यामू का मास कितना। सेंटर मास के फ्रेम में मोमेंटम हमेशा 0 होगा, गड़बड़ा ना जाए, समझे कि नहीं? यस सर। हाँ, गड़बड़ ना करो भाई। चलो अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी मैनी पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर हम स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। हेडिंग डाल दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। फॉर वन पार्टिकल आप सभी लोग जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 12mv² होती है। ये स्पीड है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही स्पीड होता है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, किसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v वेक्टर डॉट v वेक्टर। एक वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट v डॉट v होगा v cos 0, तो v² हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या v² जो होगा उसे v डॉट v भी लिखा जा सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स p²/2m भी होता है। ये सारी फॉर्मूले से आप गुजर चुके हो, इनमें कोई परेशानी हो तो बताओ। ये काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की होती है, लेकिन अगर हमारे पास बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बॉडी भी हो सकती है, बॉडी भी इनफाइनाइट पार्टिकल का सिस्टम होता है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बॉडी की या सिस्टम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मुझे, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि 12mv² में जो स्पीड होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे एक आदमी अगर ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन की रफ्तार 100 है, तो जो आदमी जमीन से उस आदमी को देखेगा उसे आदमी की रफ्तार 100 दिखाई पड़ेगी, तो 12mv² में 100 रख देगा v की वैल्यू। लेकिन उस आदमी के बगल में दूसरा आदमी उसी सीट पे बैठा है, उसको, दूसरे आदमी को, वो आदमी ट्रेन के अंदर जो दोनों बैठे हैं उसको रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। तो जब उससे पूछोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 12mv² में v की वैल्यू 0 रख देगा। समझ गया कि नहीं? कहने का मतलब ये है, स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, इसलिए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड रखेंगे। जैसे मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मान लो एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल हैं और मुझे ग्राउंड के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पहले वाले पार्टिकल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड, दूसरे वाले पार्टिकल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, सो ऑन करे दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिक्स में सिग्मा के टर्म में लिखे दे रहे हैं। कोई परेशानी किसी को? सिग्मा समझते हो सभी लोग? इसे ऐसे लिखे दे रहे हैं, सिग्मा mi वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होल स्क्वायर। बताओ भाई, ये सिग्मा लिख दिया हमने। अरे आई की वैल्यू 1 2 4 3 4 1 2 3 4 5 रख के चले जाओ बेटा। यस सर। गॉट इट? यस सर। चलिए अब बेटा एक बात समझिए, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला थोड़ा यूज करने जा रहा हूं मैं। अगर मुझे किसी भी ith पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लिखनी हो, तो मैं ith पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखूंगा। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड बोथ वेलोसिटीज मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ग्राउंड है तो ए की बी के रिलेटिव में ए की माइनस बी की, इसी तरह से आई की सेंटर मास के रिलेटिव में ith पार्टिकल की ग्राउंड के रिलेटिव में माइनस सेंटर मास की ग्राउंड के रिलेटिव में। बोलो बेटा बोलो।
अब मुझे अगर ये चाहिए तो ith पार्टिकल की, ये प्रूविंग करा रहा हूँ, ये प्रूविंग बहुत किसी काम की नहीं, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा तो आधे लोगों को बुखार आ जाएगा, आधे लोग सोचने लगेंगे सर कैसे आ गया कैसे आ गया। तो छोटा सा प्रूविंग है, फटाफट करा देता हूँ, 3-4 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ith पार्टिकल की इसका प्रूविंग नहीं करना होगा, बट तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज कैसे निकली है। ith पार्टिकल की वेलोसिटी अगर ग्राउंड के फ्रेम में लिखनी है और मैं सेंटर ऑफ मास का फ्रेम इन्वॉल्व करना चाहता हूँ तो ये वाला इधर जोड़ दूंगा जाके। तो ith पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में। अब आइए देखिए इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगी बेटा, हाफ ले लेता हूं बाहर, सिग्मा mi। अब देखो ये है स्पीड का होल स्क्वायर। अभी आप देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v डॉट v लिख सकता हूँ, velocity of ith particle with respect to ground dot particle velocity of ith particle with respect to ground। अब ith पार्टिकल को मैं ये वाला वैल्यू उठा के रख देता हूं। अब आप देखिए ये है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a का a से डॉट प्रोडक्ट आएगा तो a वेक्टर के स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट a होता है a इंटू cos 0, तो ये वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ith पार्टिकल की स्पीड, ith मतलब 1 2 3 4 5 बाद में सिग्मा खोल देंगे, टेंशन मत ही लो। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इसकी स्पीड का स्क्वायर आएगा बेटा। फिर ये देखो इसका इससे होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगा रहे, तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर इसका हो गया इससे और इससे, अब इस वाले का सेकंड वाले टर्म का इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। पॉइंटर बहुत ध्यान से देखना, तो इस वाले का जब हम इससे करेंगे तो यही हो जाएगा a डॉट b जो ये लिखा हुआ है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स। लेकिन जब इसका हम इससे करेंगे तो सेम चीज का सेम चीज से हो रहा है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी ये सिग्मा जो है वो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये सिग्मा इसमें लगा देंगे, ये सिग्मा इसमें लगा देंगे, ये सिग्मा इसमें लगा देंगे। तो चलो भाई पहले सिग्मा लगा देते हैं, हाफ तो कांस्टेंट है, अंदर रखो चाहे बाहर रखो। ये इसके साथ लपेट दिया सिग्मा, तो पहला टर्म आ गया। ये ये वाला 1/2 और ये वाला 2 कट गया। अब आप देखो ध्यान से देखना, इस वाले टर्म में आई नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ बाहर ले सकते हो और ये mi रहेगा और इनटू ये रहेगा, इसमें भी आई है इसमें भी आई, ये सिग्मा के अंदर रहेगा और 2 से 2 तो कट जाएगा। डॉट प्रोडक्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ठीक। और तीसरे वाले टर्म में ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर रहेगा, सिर्फ सिग्मा mi मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और 1/2 रहेगा। बहुत ही शानदार टर्म है, डिराइव हो चुका है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, मीनिंग समझना है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है बेटे। आइए पहला टर्म पहचानते हैं। पहला टर्म क्या है बेटा, देखिए आई की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, आई की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए। जब आई आप 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, लेकिन किसके रिलेटिव में है, स्पीड सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव। प्लस सिग्मा लगा रहे हो तो प्लस करते चले जाओ, सिग्मा खोलना जानते हो ना, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाओ और जोड़ते जाओ। 1/2 m2 v2 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर। तो क्या ये सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का समेशन लिखा है बच्चों, हाँ ना बोलो जल्दी से फटाफट। यस सर। यस सर। लेकिन किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा है बेटा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सारी स्पीड सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। तो पहला वाला टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर रहा है।
कर रहा है कि नहीं बताओ भाई। अब Yes, ये sir. देखो क्या लिखा है, ये लिखा है बेटा M1 V1, देखिए यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो M1 V1 प्लस M2 V2 सिग्मा लगा है ना, सिग्मा खोलो, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4, ये बेटा सिस्टम के टोटल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है पर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, Yes, sir. सिस्टम का टोटल मोमेंटम। और अभी अभी पढ़ के आए हो झूलेलाल की सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिफ्लेक्स में हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला टर्म वेरी गुड, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बेटा, तो ये वाला 0 हो जाएगा। और ये है टोटल मास, तो 1/2 ये सिस्टम का टोटल मास है सेंटर ऑफ मास की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितना सुंदर काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आया, मैं भयंकर यूज करने वाला हूं इसका, बहुत ध्यान से। ये रिजल्ट रोटेशन तक में यूज होगा, इसको आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये याद रखना है आपको कि ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो या सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम में हो, इट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू इट्स सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड के फ्रेम में लिखने के लिए सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। और देखो ये सारा का सारा मास है बॉडी का, टोटल मास सिग्मा mi है, और सेंटर ऑफ मास पे रख दोगे तभी तो उसकी वेलोसिटी से चलेगा। तो अगर सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लें तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिस इज द वेरी स्मार्ट एंड जनरल रिजल्ट जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो आपको याद रखना है, प्रूविंग आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला, ये बदलता रहता है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये वाले रट्टा मारो आप, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये बस आपके समझने के लिए है कि दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बट ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है बेटा, जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ टोटल मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इस काइनेटिक एनर्जी को बच्चों सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो इस टर्म को बच्चों हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहा करेंगे। और ये वाला टर्म का फॉर्मूला सिस्टम टू सिस्टम वैरी करता रहता है, इस वाले टर्म का एक फिक्स फॉर्मूला है पर इस वाले टर्म का फॉर्मूला नहीं। और सुनो ध्यान से, ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से एक रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला आता है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिलेटिव में निकालनी है, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में पता है तो हम सेंटर ऑफ मास की जोड़ देते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं क्या सर ये जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड मान लो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिलेटिव में निकालनी है और मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ट्रेन के रिलेटिव में निकालूं, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में ना निकालूं, तो ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिलेटिव में जोड़ूं तो भी क्या वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा बेटा, क्योंकि यहाँ देखिए तीसरा टर्म भी आ रहा है, ये वाला टर्म, ये टर्म 0 तभी हो रहा है जब ये टोटल मोमेंटम किसके रिलेटिव में होगा? सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में। तो आप ये बिल्कुल यहाँ पर बेहिचक समझिए कि ये केवल और केवल सेंटर ऑफ मास को ही बीच में हम घुसेड़ सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दौरान। यहाँ पे किसी दूसरे फ्रेम को हमें इंट्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं है। रामू, श्यामू, मोहन, ट्रेन, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, ठीक है, किसी को भी घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। ओनली सेंटर ऑफ मास कैन बी इंट्रोड्यूस इन बिटवीन दीज टू फ्रेम्स, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, इसको लिखना चाहोगे क्या आप लोग? Yes, sir. तो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, फटाफट लिख लो जल्दी से, रफ्तार में यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हर स्क्रीन 10 सेकंड तक रहेगी, 10 सेकंड बाद खत्म, आगे चली जाएगी। सर जी p²/2m क्या है? छोड़ो बेटा, अभी इतना नहीं पता है तो क्या करोगे जान के। p² p मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं ना कभी कभी, काइनेटिक एनर्जी p²/2m भी तो होता है। जी सर। ये छोटी चीज पूछ रहे हो तो फिर आगे कैसे समझोगे? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही भयंकर हो गया होगा डिस्कशन। बात नहीं, माइक बंद करो।
सर सर हो गया। अच्छा सर हो कौन गया। है भाई? अभी आप अगले 8-10 दिन तक 8:30 से 10:30 ही क्लास रखेंगे, क्योंकि सर्दी काफी पड़ रही है, तो सर हो गया एक सर, आगे हफ्ते बढ़ाइए। तक लगभग एक हफ्ते तक वही 8:20, 8:25, 8:20, 8:25 पे शुरू करेंगे, ताकि 10:20, 10:25 पे छूट जाएगी, तो उससे केमिस्ट्री क्लास भी हो जाएगी तुम लोग की। सर पीडीएफ तो आ जाती है ना सर? हाँ? पीडीएफ तो आ जाती है सर, तो आगे बढ़ाइए सर। इन नालायकों को कोई भरोसा नहीं पीडीएफ आने, एक बार ये लोग बिजी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे अब नहीं लिखेंगे पीडीएफ, तो आई मोबाइल से देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। एग्जाम के टाइम रोएंगे बैठ के, तब तक मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, तो रिवीजन कैसे करेंगे? अजीत कह रहे हैं क्लास डिस्कनेक्ट क्यों हो गई? क्लास तो कनेक्टेड है यार। उनकी हो गई होगी सर, नेट प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई उनकी क्लास। सर हो गया, नीचे कर दो। सर लिख लिए। चलें भाई, तो ये है कहानी। अब मैं आपको टू पार्टिकल सिस्टम और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि कैसे इसका भयंकर यूज करेंगे हम। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में मैं वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जिनमें मैं इनका अच्छा यूज करके दिखाऊंगा आपको। आइए एक रिजल्ट और दिखा देता हूँ। टू पार्टिकल सिस्टम। अभी तक हम जनरल सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें इनफाइनाइट पार्टिकल हो सकते हैं, एन पार्टिकल हो सकते हैं, बॉडी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में दो पार्टिकल हो,
और फिर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हो बेसिक, तो मैं कुछ दिखा देता हूँ। हालांकि इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक की v1 वेक्टर है वेलोसिटी 3 डायमेंशनली, एक की v2 है। तो सबसे पहले तो सेंटर मास की वेलोसिटी अगर कोई पूछेगा तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हो। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कितना होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी और फर्स्ट पार्टिकल का मास और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लिखनी पड़ेगी। और फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में लिखने के लिए रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास। अब मैं डायरेक्ट रख देता हूं, ये वाली वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो यू विल फाइंड v1 माइनस m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। शोर नहीं, तो यहां पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m1 v1 से m1 v1 कट जाएगा और ये m2 v1 आएगा माइनस m2 v2 आएगा, तो m2 कॉमन आ जाएगा। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन आएगा, v1 माइनस v2 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो इसे हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 में, है ना। तो फर्स्ट अगर दो ही पार्टिकल हो सिस्टम में बेटा तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में उनके ये म्यू टाइम्स v रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना। म्यू v रिलेटिव होता है, v रिलेटिव में पहले वाले पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिलेटिव में 1 का 2 के रिस्पेक्ट में ना, ये होता है मोमेंटम। अब हमें पता है इस सिमिलरली गारंटी के साथ, चूंकि नेट मोमेंटम सेंटर मास के रिलेटिव में 0 होता है, पहले का सेंटर मास के रिलेटिव में प्लस दूसरे का नेट मोमेंटम जो सिस्टम का। हाँ सो ये म्यू क्या था? म्यू बेटा हमने इस टर्म को म्यू कह दिया, ये वाला जो नंबर दिख रहा है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको नाम दे दिया एक म्यू, और इसे कहा जाता है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास, इसको एक नाम दे दिया मैथमेटिकली सिंप्लीफाइड, आसानी से याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर मास के रिलेटिव में ये म्यू है और ये v1 माइनस v2 ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर 1 का मोमेंटम सेंटर मास के रिलेटिव में लिख रहे हैं तो रिड्यूस्ड मास इनटू दियर रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2। सिमिलरली आपको पता है कि जो दूसरे का सेंटर मास के रिलेटिव, या तो मैं बेसिक से सॉल्व कर दूं, यहाँ पर m2 लिख दूंगा इस वाले पॉइंट पे और v2 माइनस vcm कर दूंगा, लेकिन जब हमको पता है कि नेट मोमेंटम 0 आएगा तो इसका उल्टा ही आएगा। तो ये आ जाएगा म्यू v2 माइनस v1 आएगा, म्यू v2 माइनस v1। तो ये तो सबसे पहले तो सीधे सीधे मोमेंटम पूछ लेता है, दो पार्टिकल का सिस्टम दे देगा और कह देगा कि इसका मोमेंटम बताओ सेंटर मास के फ्रेम में कितना होगा, उसका मोमेंटम सेंटर मास के फ्रेम में कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर मुझसे काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, तो देखो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास के रिस्पेक्ट में और प्लस दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास के रिस्पेक्ट में। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, रफ्तार सेंटर मास के रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पहले पार्टिकल की काइनेटिक मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1, दूसरे का p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2। बस ये सेंटर मास के फ्रेम में लिखना पड़ेगा। और मोमेंटम हमने अभी भी पढ़ा है, अगर हमें p स्क्वायर लिखना है तो हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो म्यू इंटू वी रिलेटिव ये भी है और म्यू इंटू वी रिलेटिव ये भी है। फर्क इतना है कि ये v1 माइनस v2 है, ये v2 माइनस v1 है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड लोगे तो चाहे v1 माइनस v2 हो चाहे v2 माइनस v1 हो, मैग्नीट्यूड तो दो सेम ही आएगा। तो ये देखिए आप म्यू v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड जो होगा उसका होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2m1, और ये म्यू v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2
तो ये अगर सर मैं ये वाला म्यू वी रिलेटिव, बता दीजिए, हाँ बेटा, म्यू रिलेटिव का होल स्क्वायर वाला स्टेप बता दीजिए। ये मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी ना बेटा हमने, मोमेंटम की रिजल्ट याद रखना है, प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कराऊंगा ही। देखो ये मोमेंटम है ना, म्यू वी रिलेटिव लिखा है, म्यू वी रिलेटिव, तो इसकी वैल्यू लिखनी है तो वेक्टर हटा देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे केवल। इसी प्रकार से ये वाला मोमेंटम लिखना है बेटा, तो यहाँ पर भी म्यू है और ये वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये भी तो वी रिलेटिव है, V2 माइनस V1, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं लेनी है, सब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अब आप देखिए, ये म्यू स्क्वायर वी रिलेटिव स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, और ये नीचे 1/m1 प्लस 1/m2 बचेगा, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब आप देखो हमने इस चीज को माना है म्यू, तो ऊपर अगर m1 m2 हो जाएगा और नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगा तो ये 1/म्यू है, तो म्यू स्क्वायर वी रिलेटिव स्क्वायर बाई 2 और ये 1/म्यू है, एक म्यू से म्यू कट जाएगा, और फाइनली आपको 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो आएगी उसके सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। इसीलिए ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, रिटर्न मुझे प्रूविंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर ये डायरेक्ट ही यूज करना है, ये आपको याद रखना है, कोई आपसे प्रूव नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इसका एक फिक्स फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम में, इसका फिक्स फॉर्मूला है ना, ये ग्राउंड के फ्रेम में है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। लेकिन इस वाले सिस्टम का, इस वाले पार्ट का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, जो ये वाला है इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहता है। तो हमने 2 पार्टिकल वाले सिस्टम में अप्लाई करके देखा, 2 चीजें समझी, यहाँ पर 2 चीजें याद करने लायक निकली। एक तो किसी भी मोमेंटम 1 का मोमेंटम हो तो ये म्यू वी रिलेटिव है, वी रिलेटिव हो जाएगा यहाँ पर, जो कि डेफिनेटली V1 माइनस V2 होगा, अगर 2 का है तो V2 माइनस V1 होगा, और ये एक रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, ये तो बहुत अच्छे से याद करना है। और अभी जब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम में डायरेक्ट आंसर निकाल रहा था तो इसी का इस्तेमाल कर रहा था, आपको दिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो भी आप प्रूविंग देख रहे हो और आपको स्ट्रेस दे रही है, ये आपको बस तसल्ली से आप बैठ के समझ लीजिएगा, ये याद नहीं करनी होती, ये आपके बस है कि कैसे निकली। अब 2 रास्ते होते हैं हमारे पास, या तो हम आपको डायरेक्ट बता दें, तो आप में से हमने बताया ना आधे लोगों को बुखार आ जाता, कैसे आया सब दिखा दो एक बार, तो इसलिए मैंने फटाफट दिखा दिया इसको कि किस तरह से प्रूव होती हैं सारी चीजें, बेसिक से प्रूव होती हैं, पर इनका एप्लीकेशन डायरेक्ट होता है, फॉर्मूलों का इस्तेमाल डायरेक्ट होगा, रिजल्ट डायरेक्ट आएगा। तो अभी फिलहाल हमने ये समझा कि सिस्टम की 2 पार्टिकल वाला अगर सिस्टम होगा, 2 बॉडी वाला सिस्टम होगा, तो ये म्यू है रिड्यूस्ड मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड है बेटा, ये v रिलेटिव का मतलब है v1 माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, इसका हो इसका लेना है। तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में निकालूं, जैसे मान लो अगर एक पार्टिकल हो हमारे पास, एक ये हो, ये 2v0 से जा रहा हो, ये v0 से जा रहा हो, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, 3v0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव बतानी हो तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर लगाएंगे, तो म्यू आ जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, 3v0 का स्क्वायर, 2m/3 तो m/3 9v0 स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो ये सिस्टम होता तो सेम डायरेक्शन में जा रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी, और अगर ये m है, मान लो ये m है, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड मास हो जाएगा m/2,
नॉट स्क्वायर बाई 4, इस तरह से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको म्यू तो फिक्स फॉर्मूला है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो आप देख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के समय मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में है तो जब इसको पलट के दोगे तो घट जाएगी वेलोसिटी, है। तो ये सीधा सीधा इस्तेमाल बेटा कर सकते हो इसको, है ना। तो चलिए इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। आज हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे थोड़ी चर्चा की है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया शुरू से दिखा देता हूँ कि जितना पढ़ाया उसमें क्या क्या याद रखने वाला है। एक तो आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास का फ्रेम में किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होता है, भूल मत जाना। एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो होता है, यानी अगर आपके कभी भी आपको 4 पार्टिकल दिए जाए और 4 पार्टिकल में 3 का मोमेंटम दिया जाए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और कहे चौथे का मोमेंटम बताओ, तो चारों का मोमेंटम चौथे का p4 वेक्टर मान लेना। चारों का मोमेंटम जोड़ के किसके बराबर कर दोगे? 0 के बराबर कर दोगे। समझ आ रही है बात? यस सर। ऐसे मान लो तुमसे कह दिया जाए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मान लो 4 पार्टिकल दिए जाए और 3 पे फोर्स दिया जाए, चौथे पे फोर्स पूछा जाए, तो चारों को जोड़ के 0 कर देना है। फिर हमने देखा कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। डेरिवेशन को किनारे करो, डेरिवेशन नहीं पूछेगा कोई। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को फिर हमने कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राउंड के फ्रेम से अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो उस सिस्टम की, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखकर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के फ्रेम में जोड़ देंगे। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड के फ्रेम में होती है वो हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। और इस वाली काइनेटिक एनर्जी का जो सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए केवल एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए होते हैं। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं कर सकते। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो ये वाला हिस्सा है, पॉइंटर ध्यान से देखें, ये वाला हिस्सा जो काइनेटिक एनर्जी का है ये इंटरनल फोर्सेस के द्वारा कभी नहीं चेंज हो सकता। इस हिस्से को चेंज करने के लिए केवल एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा तभी चेंज होगा जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होगी। बट ये वाला जो हिस्सा है, जैसे कि हमने लिखाया था, एक बार हमने कहा था कि इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द मोमेंटम बट दे कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बदल सकते हैं तो फिर ये वाला काइनेटिक एनर्जी बदलते हैं वो लोग। जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में होती है, दिस पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी अल्टर्ड, कैन बी अफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस, बट दिस पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड by any internal force, only external force can affect this kinetic energy. So overall kinetic energy can be affected by the internal forces, but only this part is changed, ठीक है। ये वाला पार्ट है यहाँ, ये तभी बदलेगा जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलेगी। तो we will be discussing in the next class while doing some applications। चलिए फिर हमने कहा बेटा 2 पार्टिकल का अगर सिस्टम हो, एक की v1 वेलोसिटी और का v2 हो, ये 3D में वैलिड है, इसलिए मैंने 1D का केस नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि ये 2D 3D सभी जगह वैलिड है। यहां से जो काम की बात निकल के आई आफ्टर प्रूविंग कि किसी भी मोमेंटम का, एक पार्टिकल का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखना हो, अगर सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टिकल हो तो म्यू टाइम्स म्यू उनका रिड्यूस मास है जिसकी वैल्यू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगी, इंटू उनकी रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर है। बट अगर 1 का मोमेंटम लिख रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी 1 की 2 के रिस्पेक्ट में आएगी, v1 माइनस v2, और 2 का मोमेंटम लिख रहे हो तो 2 की 1 के रिस्पेक्ट में आएगी, बट है ये भी म्यू वी रिलेटिव और ये भी म्यू वी रिलेटिव। और नेट मोमेंटम 0 होता है, ऑफ कोर्स 0 होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू हमने कहा था सिस्टम टू सिस्टम चेंज होती रहती है, तो हमने कहा कि 2 पार्टिकल के सिस्टम में, आइए देखते हैं कितनी होती है। तो ये फॉर्मूला आ गया 1/2 म्यू रिड्यूस्ड मास और रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर v रिलेटिव हमने देखकर लिख दिया है, v रिलेटिव यानी दोनों वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू मैग्नीट्यूड। फिर 1 डायमेंशन मोशन में हमने अप्लाई करके दिखाया, जैसे इस वेक्टर में इसको घटाओगे, जब इसको पलटोगे तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी तो ऐड हो जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 3v0 है। मान लो ये राइट होती, ये लेफ्ट होती तो भी जुड़ जाती, बट अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वेक्टर घटाते वक्त रिवर्स हो जाएगा वेक्टर, तो वाकई में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो v0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा के दिखाया कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस रिजल्ट, ठीक है। इतनी काम की बातें हैं, प्रूविंग आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड्स की औकात के बाहर हैं, और जेई में एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले डेरिवेशन नहीं पूछे जाते। ये फॉर्मूले हमने डेराइव करे हैं, आज अप्लाई कैसे करेंगे
इसे हम अगली क्लास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं 8:25 पे परसों। ओके सर। चलिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। ओके।